आज हमारे साथ में अनुपम तिवारी हैं। अनुपम तिवारी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू कपिल। अनुपम सर ग्रो म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं, हेड ऑफ इक्विटीज। और सर का पिछले 20 वर्ष का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। इससे पहले सर एक्सेस में थे, और एक्सेस में मुझे याद है इनका स्मॉल कैप फंड में हमने सबने निवेश किया था, और बहुत अच्छे रिटर्न हमने आपके स्मॉल कैप फंड से बनाए थे। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है इक्वेशंस में। थैंक यू कपिल। अनुपम जी, आज मेरा सवाल आपसे इस वैश्विक परिस्थिति और जो मार्केट जिस तरह से चल रहे हैं उसको लेके कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा। जी जी। और मुझे लगता है कि ये सब सवाल कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में है। रोजमर्रा की मुलाकातों में हम निवेशक से वो सब सवाल से रूबरू होते हैं। तो आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा इन सवालों का जवाब देने के लिए। अ, एक प्रश्न निकल के आ रहा है पिछले 2 वर्ष में, और खासकर ये वॉर के बाद में, और जो अभी क्रूड और ये सब डॉलर रुपी चल रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्या लगता है कि क्या हमने जो कोविड के बाद एक सुनहरा दौर देखा इस अर्थव्यवस्था ने, क्या फिर से हम ऐसा कोई दौर देख पाएंगे? जी जी, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और चूंकि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, और 2008-9 के बाद से लेके 2019-20 तक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमको बार बार ये अपने मन में प्रश्न उठता है कि हम सही हो पाएगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं इंडिया में। और एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वो होती है जिसको आपको सॉल्व करने में सालों लग जाते हैं, और एक होती है टेम्परेरी साइक्लिकल प्रॉब्लम, हम उसको बोलते हैं कि एक साइकिल है जो खराब हो गई है और वो ठीक हो जाएगी। कि ये ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, मेहनत कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और एक आध ऐसा हुआ एग्जाम में कि उसके नंबर कम हो गए किसी के कारण से, उसने फिर से मेहनत की और फिर से आगे बढ़ गया। तो ये उस चीज़ को हम साइक्लिकल बोलते हैं। और अगर वही बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे और फेल हो जाए तो उसको हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं कि भाई अब कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि पहले हम ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनके कारण हम बार बार थोड़ा सा अटक जाते हैं। 1991 तक हमारे यहाँ कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद हम ओपन अप हुए और फिर हमने प्राइवेट सेक्टर बनाना शुरू किया, प्राइवेट बैंक्स आए, इंश्योरेंस कंपनीज आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, और काफ़ी हद तक हमारे यहाँ बिजनेसेस बढ़ी और हमने बहुत सारे काम किए उस ड्यूरेशन में। लेकिन क्या है कि चूंकि हम एक पुअर कंट्री थे, और अभी भी बहुत ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर कंट्री हो गए हैं, तो हमारे कैपिटल कम है। ये हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हमको बाहर से कैपिटल चाहिए होती है कुछ भी काम करने के लिए। तो ये हमारी दूसरी समस्या है, और आज भी हमारे पास कैपिटल कम है। बहुत हद तक हमने कैपिटल क्रिएट की है लेकिन कम है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चूंकि आपके पास कैपिटल कम है और आपकी बैलेंस शीट थोड़ी कम स्ट्रांग है, तो आपके साथ इशू हो जाता है, आपको इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पिछले 25 सालों में क्या हुआ है, तो जो 2008 में हमारी बैलेंस शीट थी, या 2011 से 19-20 तक जो हमारी बैलेंस शीट थी, बैंकों की जो बैलेंस शीट थी, कंपनियों की जो बैलेंस शीट थी, उसमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बैंकों में कोई एनपीए नहीं है। आज आप देखिए, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, एनबीएफसीज हो, सबकी हेल्थ एकदम प्रिस्टाइन है। कभी कभी हम लोगों को स्वयं आश्चर्य होता है कि ये हम सही देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इतने अच्छे बैलेंस शीट है सबके। दूसरा, इंडिविजुअल्स की बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है। ये कई बार लोग कहते हैं कि हमारा लीवरेज बढ़ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है, और बहुत सारा लीवरेज जो बढ़ा है वो मॉर्गेज लोन्स में बढ़ा है। तो ठीक है, आपको घर लेने के लिए एक बड़ा लोन लेना पड़ता है और धीरे धीरे लोग रिपे करेंगे, लेकिन गोल्ड बढ़ने के कारण, इक्विटी वैल्यू बढ़ने के कारण हमारे यहाँ सबकी नेटवर्थ स्थिति अच्छी है। मतलब लोन भी लिया जा रहा है तो एसेट क्रिएट हो रही एसेट क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल। ऐसे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही तो साथ सामने एसेट्स भी है, तो करेक्ट। कहीं ना कहीं हम बैलेंस, हमारी फाइनेंशियल हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो अच्छी रही है। चीज है। दूसरा क्या है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ी हैं, लोग उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि किसके पास कहाँ कैसे गोल्ड है, कितना किस प्राइस का है। राइट, तो आपको ये नहीं पता है कि एकदम मार्क टू मार्केट आप बस कर सकते हो। कारपोरेट बैलेंस शीट आई थिंक हिस्टोरिकली इंडिया में कभी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी आज है। चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, इवन स्मॉल कैप्स में लीवरेज पिछले कई सालों में बहुत कम हुआ है। पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। तो तो ये हो गया अपना फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट, जो तो बैलेंस शीट की प्रॉब्लम लंबी प्रॉब्लम होती है, पीएनएल की प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम होती है। हम पीएनएल की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो लोगों के थोड़ा एक दो साल, एक दो क्वार्टर की अर्निंग खराब हो जाएंगी। दैट्स इट। वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरी चीज़ आती है कि
हम जिसको कहते हैं कि कंट्री की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है, राइट। तो मेरी थ्योरी जिसको मैं कहता हूँ 3 C's, कि किसी भी कंट्री को ग्रो होने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर। फिर से बोलिए, बड़ा यूनिक चीज निकल के आई है आज। तो ये मैं इसको कहता हूँ थ्योरी ऑफ 3 C's, कि Okay. किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। वाह। कैपेबिलिटी एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में 3 डायमेंशन रखती है। इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, जो वहाँ की जनता है, जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है, वो कितनी कैपेबल है। इंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी, आपके पास वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको बड़ी इकोनॉमी बनानी, बड़ी ग्रोथ करनी है तो आपको वर्ल्ड क्लास कंपनीज चाहिए। और तीसरी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी, कि गवर्नमेंट इसको कितना फैसिलिटेट कर पा रही है, उसमें वो इफिशियंसी बिल्टअप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन तीनों चीज़ों में पिछले 20-25 सालों में मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ है। 30 साल पहले शायद ही हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी थी, आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। अब लोग कई बार ये बोलेंगे कि भाई अमेरिका में ये बन रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा, चाइना में ये बन रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा। उसके 2 कारण हैं। पहला कि हमारे यहाँ उस चीज़ों का लोकल मार्केट अभी उतना बड़ा नहीं है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम उतनी कैपिटल डाल के इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन कैपेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया ने हमको न्यूक्लियर बम नहीं दिया, हमने न्यूक्लियर बम बना लिया। दुनिया ने हमको स्पेस साइंस नहीं दिया, हमने स्पेस रॉकेट खुद से बनाए। सबमरीन होती है, आपने सुना होगा पनडुब्बी, तो दुनिया ने कभी हमको न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी नहीं दी। तो हम आज भी जो सामान्य सबमरीन है वो बाहर से खरीदते हैं और न्यूक्लियर सबमरीन खुद बनाते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हम खुद कर लेते हैं, और जो थोड़ी आसान टेक्नोलॉजी है वो हम बाहर से उसकी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, क्योंकि हमको दुनिया ने दी नहीं, तो हमने कुछ तो मेहनत करके खुद से बना लिया। तो कैपेबिलिटी इज नॉट एन इशू, इट्स अबाउट कैपिटल एंड इट्स अबाउट हैविंग अ लोकल मार्केट, कि अगर लोकल मार्केट होता है तो चीज़ें बन जाती हैं। तो ये होगी कैपेबिलिटी एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट एंटरप्राइज लेवल। गवर्नमेंट, हम सब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, धीरे धीरे चीज़ों को एफिशिएंट बना रही है, और कोशिश ये है कि हम कैपिटलिज्म को और प्राइवेट सेक्टर को एम्ब्रेस करें। फिर आती है कैपेसिटी, कि आपको कैपेसिटी चाहिए। आपके पास कैपेबिलिटी है, बट अगर आप एक कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो कैपेसिटी के भी 3 डायमेंशन है। फिजिकल कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम सब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा है फाइनेंशियल कैपेसिटी, कैपिटल। आपको बिना कैपिटल के आप ग्रो नहीं कर सकते। तो पिछले 15-20 सालों में हमने कैपिटल के मामले में बहुत काम किया है। तो एक तो डेट कैपिटल है, जो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ बड़ी अच्छी है, NBFCs खड़े हो गए हैं। बट हमने सबसे बड़ा काम किया है, जो लोगों को कई बार कम समझ में आता है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल। कि हमारा स्टॉक मार्केट इतना वाइब्रेंट है, एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जो कंपनियों को ग्रोथ के लिए रिस्क कैपिटल प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ इंडिया में प्राइवेट इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा हो गया है। सो पहले क्या होता था कि ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बाहर से लाना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं करता था। तो लोग तो लिस्टेड में नहीं करते थे, तो अनलिस्टेड में कहाँ करेंगे। लेकिन अब वो पिछले 10 सालों में देख के समझ के, जो स्पेशली इंडिया में जो अल्ट्रा HNIs हैं, वो सारे लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो गया अनलिस्टेड मार्केट में। तो ये रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी इंडिया में सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, और ये कैपिटल अवेलेबल होना अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ का कारण बनेगा। ओके, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, स्टेबल कैपिटल, रिस्क कैपिटल चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो आपने कैपेबिलिटी बिल्ड कर ली, कैपेसिटी बिल्ड कर ली, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप रिस्क ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो आप किसी भी लेवल पे देखिए, आप आज 18, 20, 22 साल के बच्चों से मिलिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हम लोग जब 20-22 साल के थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। सही बात। हमको कि भाई कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हमारे अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी एम्बिशन या एस्पिरेशन नहीं थी। आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है, और ग्रोथ इसी जनरेशन को करना। हम लोग ग्रोथ नहीं करने वाले ना, हम लोग तो बुढ़े हो रहे हैं। सही। तो ये जो यंग जनरेशन है वो ग्रोथ लाती है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ये नहीं समझते कि हम किसी से कम है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि आपको जो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना होता है ना अननोन में, जिसको हम रिस्क टेकिंग कहते हैं, वो इस कॉन्फिडेंस के बगैर नहीं आता। और हमारी जनरेशन में कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी, हमारी पहले की जनरेशन और हमारी जनरेशन में। इस जनरेशन में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये है, बहुत ज़्यादा है। मतलब बच्चे नौकरी नहीं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, बिल्कुल। और उनको बड़ी लगन से, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर लेंगे, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जनरेशन में 2 प्रॉब्लम थी। एक तो क्या था कि एक बैगेज था कि लो पर कैपिटा इनकम, हम जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए थे,
और इनकम लेवल जो होता है ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिस कंपनी की बैलेंस शीट 500 करोड़ की हो और जिस कंपनी की बैलेंस शीट 5000 करोड़ की हो, दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। सही है ना, वो कॉन्फिडेंस 5000 करोड़ की बैलेंस शीट से आता है, आप वो करते हैं मेहनत। गवर्नमेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस आप इस चीज़ से देखिए कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस होता है, कि आप थोड़ा भी इंफीरियर प्रोडक्ट बिल्कुल। नहीं रख सकते, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन का जीवन सवाल का है, सवाल है और देश की सुरक्षा का सवाल देश का सुरक्षा। लेकिन गवर्नमेंट को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोकल चीज़ें अच्छी बना सकते हैं, तो लोकलाइजेशन पे इतना फोकस किया जा रहा है। और मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बुलेट ट्रेन बन रही है, तो बुलेट ट्रेन को जब आप बनाते थे तो ट्रेन है, उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, वो भी हम लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन जिस पटरी पे दौड़ती है, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो उसके फास्टनर होते हैं, वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसमें हाई स्पीड पे वाइब्रेशन बहुत होता है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग विथ वेरी स्मॉलर कंपनीज कि आप इसको भी लोकलाइज करो, और बहुत सारी कंपनियों ने वो बनाना शुरू कर दिया है कि वो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जो उसकी रेल लगाने में या उसके कंस्ट्रक्शन करने में जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं कि हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आप ये तीनों चीज़ में देखें, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड कॉन्फिडेंस, तो देयर इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दैट हैज हैपेंड। तो इससे हमें ये विश्वास रहता है कि इंडियन इकोनॉमी का भविष्य बड़ा अच्छा होने लगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये साइक्लिकल प्रॉब्लम है। और हर 2-4-5 साल में ये समस्याएं आने वाली हैं, ये इनका कोई अंत नहीं होगा। समस्या के बगैर तो जीवन नहीं है। सही बात। तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे झेलेंगे, उसमें कुछ नुकसान भी होगा, बट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट अच्छी है, तो हम उस नुकसान को झेल सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपके 3C हैं, वैसे भी मेरी 3C में भी मान के चलता हूँ कि हमारे मार्केट में पैसा कमाने के लिए 3C होना चाहिए, बिल्कुल। कैश, करेज और क्राइसिस। हाँ, तो मैं इस समय निवेशकों से यही बोल रहा हूँ कि क्राइसिस से कैश और करेज लेके आइए आप। Correct. तो आपके 3C और मेरे 3C मिलके एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि भविष्य बाजार का अच्छा है और इकोनॉमी का भविष्य अच्छा है। तो थैंक यू अनुपम, आपको इन सवालों का जवाब देने के लिए। अनुपम जी, एक जो डेटा निकल के आ रहा है पिछले 2 साल 3 साल से, और मार्केट में सभी को चिंता है इस चीज़ की कि FIs बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर या हमारे आपके जैसे लोग SIP और दूसरे माध्यम से खरीद रहे हैं। तो क्या कारण है कि FI बेच रहे हैं और क्या ये कभी लौट के आएंगे या नहीं आएंगे? ओके। सो देखिए, पहली चीज तो मैं समझना होगा कि जो FI बेच रहे हैं तो वो सब कुछ नहीं बेच रहे हैं, वैसा कोई इंडिया छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। अगर आप देखिए नहीं, मतलब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे निवेशकों को तो यही मत बनता है कि जैसे FI देश छोड़ के भाग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई चीजें हैं जो रिडम्पशन हो रहा है, क्योंकि सारे इमर्जिंग मार्केट फंड्स में रिडम्पशन है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं है। ताइवान में भी है, कोरिया में भी है, चाइना में भी है। पिछले 6 महीनों में सब जगह रिडम्पशन कुछ ना कुछ हुए ही है। तो वो एक जनरल टेंडेंसी है कि पिछले 10-15 सालों में लोगों ने इमर्जिंग मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया। इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है, तो ये सब कोरिया, ताइवान, ये सब हमारे साथ आते हैं, और इनमें काफ़ी पैसा बना। और अभी यूएस में वापस AI के कारण वहाँ पे लोग एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट पिछले 5-6 सालों से बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, तो लोगों का एलोकेशन वहाँ उनको बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। ये होता रहता है, ये तो साइकिल है। और अगर आपके यहाँ कोई इन्वेस्टर आया था, उसका अच्छा रिटर्न बना निकालना चाहता है तो हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये देखिए कि पिछले कई सालों में, अगर आप पिछले 2-3 सालों का डेटा देखिए, तो FIs ने स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन बढ़ाए हैं। तो मोटा मोटा जो FIs के पास है, लगभग $700 बिलियन है इंडिया का। पूरे मार्केट का अगर आप माने तो 14-15% के आसपास होता है। उसमें 75-76% उनके पास लार्ज कैप में है, और 24-25% के आसपास मिड एंड स्मॉल कैप में है। और ये प्रपोर्शन 3 साल पहले शायद 79 या 80% के आसपास होता था लार्ज कैप में, तो उन्होंने कम किया है, लेकिन एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप में बढ़ाया है। तो लार्ज कैप्स में ये प्रेशर है, और लार्ज कैप में प्रेशर होने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि इंडिया में मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखी है पिछले कई सालों में, लार्ज कैप में कम दिखी है, और लार्ज कैप कंपनियां बहुत बड़ी भी हो गई हैं। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो बेस्ट ग्रोथ चाहता है, बिल्कुल, कि यहाँ पे जो भी बेस्ट ग्रोथ करने वाली कंपनियां मैं उनको लेता हूँ। लार्ज कैप कंपनियां कहीं इंडिया में मैच्योर हो गई हैं, तो इसलिए भी ये जो शिफ्ट हम कहते हैं पोर्टफोलियो के अंदर हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इमर्जिंग मार्केट में रिडम्पशन है। तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया में एक बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो लार्ज कैप के एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच खाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दे आर वेरी हैप्पी विथ 8 to 12% रिटर्न,
जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एनपीएस है, ईपीएफओ है, इनके लिए बड़ा अच्छा रिटर्न है। या जो लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो हाइब्रिड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको सेफ प्रोडक्ट चाहिए, सेफ एंड कंसिस्टेंट स्टेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन Correct. इससे ज्यादा कुछ जी। तो वो लार्ज कैप से ही आता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ी वोलेटाइल नहीं। तो अब अगर इनको ये खरीदना है तो किसी ना किसी को तो सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप्स में ऐसा नया सप्लाई तो शेयर्स का होता नहीं है। तो या तो प्रमोटर्स हैं, या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, या फॉरेनर्स हैं, या रिटेल है। रिटेल के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है नहीं, और रिटेल जनरली बेचना नहीं चाहता। इंडिया में लोग अच्छे स्टॉक बहुत ही कम बेचते हैं। हाँ। हम लोग तो चूंकि लेते बिल्कुल। खरीदते हैं, तो हमको पता है कि नहीं मिलते हैं। नहीं आप कोई भी अच्छा, जैसे एमएनसी कंपनी है, आप कोई लार्ज कैप एमएनसी खरीदने जाइए, कोई शेयर नहीं बेचता, आपको बड़ी मुश्किल होती है उसको खरीदने के लिए। तो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ये चाहिए तो somebody हैज टू सेल इट। देखिए, हर ट्रेड में एक बायर और एक सेलर होना पड़ता है। कभी भी 10 साल पहले भी अगर हम स्टॉक खरीदते तो कोई ना कोई तो बेच रहा था। बिल्कुल। तो इसमें हमको ये नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए कि कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है। हमको ये देखना चाहिए कि अंडरलाइंग अर्निंग्स बढ़ रहे हैं कि, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग इज अ इफेक्ट, इट्स नॉट द कॉज। कॉज इज अर्निंग ग्रोथ। तो ये सही बात है कि कई इमर्जिंग मार्केट में रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ इंडिया से पिछले 2-2.5-3 सालों में अच्छा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेट पीक हुआ था 2024 में 20% थे। अभी वो गिर के 11.3 हो गया, 11.335 के आसपास हो गया। तो मोटा मोटा मुझे ये लगता है कि अभी डिक्लाइन होना चाहिए, हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर इसके आसपास अपना आपको बेंचमार्किंग करते हैं। ओके। तो इंडिया का जो जीडीपी शेयर है इमर्जिंग मार्केट में, वो लगभग 8-9% के आसपास अच्छा, मतलब हम जीडीपी शेयर के आसपास आ गए हैं। इक्विटी वेट के तो हिसाब से। एक कॉन्सेप्ट जो है मार्केट कैप टू जीडीपी वाला, तो कहीं ना Correct. कहीं हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ब्रॉडली, अगर Correct. देखा जाए तो एकदम एग्जैक्ट हाँ, राइट exact मेथड नहीं है, था। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक इंडिकेशन अच्छा मिल indication जाता मिल है। जाता है। और देखिए, अगर आप ये सारे इमर्जिंग मार्केट के ना 10-10 साल के चार्ट बनाए इंडेक्स के, कोरिया का, ताइवान का, तो ये एआई के पहले इनके यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। ये कोई सेकुलर स्टोरीज नहीं है। ये तो एक साथ टाइमिंग का इशू है कि हो गया, और इंडिया में उसी समय स्लो डाउन हो गया, तो ये थोड़ा सा, और फिर वार आ गया, तो तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। तो वो हुआ है। मेरे हिसाब से हमको इस चीज़ को लेके बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रेट। सो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि एफआईज ने जो बेचा है, और जो हमारा इमर्जिंग मार्केट में हमारा जो पोजीशन है इस वक्त 11% के आसपास जो हमारा शेयर है, ये बॉटम आउट के आसपास आ गया है। हाँ, मुझे ऐसा तो लगता है। उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ समय में एफआईज वापस लौट के आ सकती हैं। हाँ, भले ही लौट के ना आए, देखिए किसी को तो बेचना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, राइट, और उसमें 4 ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर्स, एफआईज, रिटेल। अब अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को चाहिए तो 3 में से किसी को तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि नया सप्लाई नहीं है। नई सप्लाई। तो या तो एफआईज बेचे, बिल्कुल, या रिटेल बेचे, या प्रमोटर्स बेचे। प्रमोटर शायद बेचने से रहे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बैंकिंग बहुत बड़ा है, बैंकिंग में तो कोई प्रमोटर नहीं है, कोई एफआईज ही उनके एक्चुअली प्रॉक्सी टू प्रमोटर है, क्योंकि उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सप्लाई चलता रहने वाला है। लेकिन ये पैसा कभी ना कभी मिड एंड स्मॉल कैप में धीरे धीरे आएगा। अभी समस्या क्या होती है कि आप जिस स्पीड से लार्ज कैप बेच सकते हो, आप उतनी स्पीड से मिड एंड स्मॉल कैप खरीद ही नहीं सकते हो। ये सपोज कि आपने $10 बिलियन का लार्ज कैप बेच दिया, बिल्कुल, तो $10 बिलियन का मिड एंड स्मॉल कैप तो अवेलेबल नहीं है ना। बिल्कुल, तो आप कैसे ले लोगे? बिल्कुल, उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं है, साइज नहीं है, तो ये भी चैलेंज है। तो अगर आप पिछले 2-3 सालों में किसी भी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी का आईपीओ उठा के देखिए, और उसकी एंकर की लिस्ट देखिए। एंकर में आप एप्लीकेशन देके खुद वो करते हो कि हमको एलोकेशन चाहिए, उस सभी में फॉरेनर्स हैं। अच्छा, शायद ही कोई ऐसा मिड एंड स्मॉल कैप आईपीओ हुआ होगा जिसके एंकर बुक में सब्सटेंशियल, मतलब एटलीस्ट 25% या मोर। मतलब ये हमें समझने की बात है कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखते। हमको लगता है कि इन कंपनियों में कुछ इश्यूज रहेंगे हमेशा, स्मॉल कैप और फॉरेनर्स का सबसे ज़्यादा लोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में एंकर बढ़ रहा है उसमें। और आप किसी भी ठीक ठाक कंपनी का आईपीओ देख लीजिए, एंकर लिस्ट देख लीजिए, बीएसई में और एनएसई में मिलती है एंकर लिस्ट, वो सभी में फॉरेनर्स हैं। तो अगर वो इतने बेचैन होते हैं इंडिया से कि हमको भागना ही है, तो वो आईपीओ में क्यों आते हैं? वहाँ तो आपकी चॉइस है, मतलब कोई मजबूरी नहीं है, आप जब चाहे करें।
और वो एंकर एलोकेशन के लिए जनरली इंडिया में बहुत मारामारी होती है, अच्छा। क्योंकि साइज छोटा होता है, इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, Definitely. तो आपको बड़ा जोर जुगाड़ लगाना पड़ता है, तब आपको मिलते हैं एंकर एलोकेशन। तो जब वो उसमें आके कर रहे हैं तो वी कैन ईजिली कन्फर्म कि ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बट हाँ एक पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि उनने इन कंपनियों में आज से 10, 15, 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था और काफ़ी पैसा भी बना सकता, बिल्कुल। तो एक बार वो रिशफलिंग तो बनती है और कभी ना कभी ये कैपिटल रिसाइकल होके फिर आ जाएगी। चलो, तो इसी पॉजिटिव नोट पे थैंक यू अनुपम, Thank आपका you. बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, एक जो प्रश्न निकल के आ रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है और अब तो 100 रुपए $1 की बात होने लग गई है, तो आपका क्या व्यू है इस कमजोरी को लेकर, रुपए की कमजोरी को लेकर, और अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है आपको? तो देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कोई भी चेंज जब ग्रेजुअल होता है तो हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, और जब वो एकदम सडन होता है तो हमको प्रॉब्लम होती है। सही बात। दूसरा क्या है कि आई थिंक हमने एक अनफेयर अफेक्शन ऑफ रूपी लेवल बना लिया है इस कंट्री में। अच्छा। हाँ, ये फेयर नहीं है, क्योंकि क्या है देखिए करेंसी का लेवल एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव वैसे भी हम भारतीय लोग थोड़े से ज्यादा इमोशनल और अफेक्शनेट है, तो शायद रुपए से भी हम ज्यादा अफेक्शनेट हो गए हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी और जो चीज़ें हम कर रहे हैं अपने अराउंड, उस पर ज़्यादा हमको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, इसको लेके हमको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए बजाय कि हमारा रुपये का लेवल क्या है। क्योंकि देखिए रुपये का लेवल ना इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार कई चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। अब इसका कारण क्यों है कि ये सडन डिप्रिसिएशन हो रहा है? अगर आप इतिहास देखिए, आप 2003-2002 से डेटा देखना शुरू करिए, मोटा मोटा हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 4 से 5% डिप्रिसिएशन हर साल होता हाँ, है। इतना तो हम मान के चलते थे कि रुपया 4 से 5% डिप्रिशिएट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। बिल्कुल। अच्छा, बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि ये डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है। अच्छा, कई ऐसे टाइम आएंगे, अगर आप चार्ट बना के देखें, इनफैक्ट रुपये थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी हुआ है। तो जब रुपये अप्रिशिएट होने लगता है तो आरबीआई रिजर्व बिल्टअप करके उसके अप्रिसिएशन को ऑर्डरली करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ डिप्रिसिएशन होता है। चूँकि हमारे यहाँ कैपिटल कम है, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन वाजिब है और ये अगले शायद 10-12 सालों तक चलेगा। हम इसको एकदम से प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो हम बोलते हैं, और उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है, और उसका एक असर करेंसी पे पड़ता है। प्लस हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, तो उसके कारण हमारी करेंसी पे असर पड़ता है। अब अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से, तो बहुत 2-3 साल तक ऑलमोस्ट रुपये बहुत स्टेबल था। 83 से 84 के आसपास फिक्स हो गया था ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के लिए। तो जो उस समय का बचा हुआ डिप्रिसिएशन है, वो हमको कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, और वो तभी होता है जब बुरा समय होता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कोविड के बाद 2020 से 2024-25 के बीच में रुपया ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ था? क्या परसेंटेज डेप्रिशिएट हुआ? और कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली, हुआ ही नहीं था। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2-3 सालों तक ऑलमोस्ट कुछ डिप्रिसिएशन हुआ, 83 to 84 वहीं घूमता रहता था। राइट, तो अब उसका हमको एडजस्ट करना है। दूसरी चीज क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि एक्चुअली रुपये ओवर वैल्यूड हो गया था। तो हम कहते हैं ना, RER बोलते हैं हम, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और डॉलर के सामने तो कम देखना चाहिए, चाइनीज रेमनबी के सामने ज़्यादा देना चाहिए, जिसको CNY बोलते हैं, चाइनीज युआन, उनकी जो करेंसी है। क्योंकि हम चाइना से $100 बिलियन का माल इंपोर्ट करते हैं, और हमारा डेफिसिट है उनके साथ में, $100 बिलियन का डेफिसिट है। राइट, तो अगर हम उनके सामने बहुत अप्रिशिएट होने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर रिलेटिवली रुपये में हर चीज़ सस्ती होती जाएगी। तो आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कभी नहीं करोगे, आप इनफैक्ट उसको चाइना से ही मंगाना पसंद करोगे। और वो लोग बड़े एग्रेसिव भी हो गए थे, क्योंकि बीच उनके यहाँ डिफ्लेशन हो गई थी, उनने प्राइसेस काट ली थी। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर आप इनकम टैक्स देकर देखिए चाइना का, तो बहुत ख़राब है, उनके यहाँ कोई इनकम टैक्स में ग्रोथ ही नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा है, मैसिव कैपेसिटी क्रिएट की उन्होंने, और किसी भी औने पौने दाम पे चीज़ों को बेच रहे हैं। तो इसलिए तो अभी अगर आप लगभग 2018 से देखें और 2025 तक, तो चाइनीज़ करेंसी के सामने वर्चुअली हमारी करेंसी स्टेबल थी, हमारा कोई डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा था। राइट, एंड चाइनीज़ इकोनॉमी तो बेटर कर रही थी हमसे, उनके यहाँ तो करंट अकाउंट सरप्लस भी है, हालांकि उनके यहाँ कैपिटल डेफिसिट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी करेंसी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने कई बार ये आरोप लगाया चाइना पे कि आप करेंसी मैनिपुलेट करते हो, तो वो अप्रिशिएट नहीं होने देना चाहते। तो हम डिप्रिसिएशन को लेकर डर रहे हैं, वो लोग अप्रिसिएशन नहीं चाहते, और इतनी बड़ी इकोनॉमी, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो
मेरे विचार में ये थोड़ा बड़ा ही अनफाउंडेड तरह का भय है। करेंसी एक इकोनॉमिक पैरामीटर है, वो अपने हिसाब से वैश्विक परिस्थिति में एडजस्ट हो जाएगा और वो ऊपर नीचे होता रहेगा। हमको उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट हमको भूल जाना चाहिए। टेम्परेरी असर पड़ता है क्योंकि आपकी सडनली कॉस्ट चेंज होती है, तो आजकल हेजिंग मैकेनिज्म है, लोग हेज कर लेते हैं और धीरे धीरे ये फिर से एडजस्ट हो जाता है। चूंकि इकोनॉमी एकदम से कंट्रोल नहीं है, तो आप बहुत ऑर्डरली वे में कुछ भी नहीं कर सकते। जब कैपिटल बाहर जा रही है तो थोड़ा सडन डिप्रिसिएशन हो गया, उसी समय वॉर हो गया, वॉर का इम्पैक्ट हो गया। बट मेरे विचार में इसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक करते हैं अननेसेसरीली। इट्स ओके। तो अगर मैं बात करूँ तो कोविड से लेके अब तक करेंसी या हम कहें रुपया कितना डेप्रिशिएट हो गया परसेंट? मोटा मोटा वो 4-5% ही होता है। अच्छा, पर हर 5-8 साल का तो- ब्लॉक पकड़ेंगे ना, जी 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 तो वो 4-5% ही तो डिप्रिशिएट होता है। क्योंकि अभी इस साल में ज्यादा हुआ है इसलिए हमें इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, बट एवरेज अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज है तो 4 से 5% जो मेंटेन है वो मेंटेन करके चल रहा है। तो मतलब जो हमारे निवेशक है रुपए को लेकर जो चिंतित रहते हैं कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और वो क्या होगा, तो हमें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं बिल्कुल। है। ये तो देखिए, वैसे भी क्या है कि 3 स्टेजेस होती हैं कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा करंट अकाउंट में इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम बोलते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट अच्छे हैं, एक्सपोर्ट हमारे ठीक ठाक हैं, तो वहाँ पे हमको कोई इशू नहीं है। ये इशू हमको है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वॉर हुआ और उसी समय इमर्जिंग मार्केट में रिडम्पशन हुए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उसी समय एक साइक्लिकल स्लो डाउन हो गया, तो उसके कारण थोड़ा अर्निंग ग्रोथ कम हुआ, तो पैसा बाहर गया। एआई वाला इम्पैक्ट उसी समय आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो गई। अदरवाइज ये ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको लेके हम बहुत परेशान हो। चलिए, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है शायद निवेशकों को समझने के लिए, और थैंक यू अनुपम आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अनुपम जी, एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग, और 2024 के बाद हमने देखा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था और उसका असर कहीं ना कहीं पी पे भी हम देखते हैं कि वैल्यूएशंस जो है वो एक्सपेंसिव दिख रहे थे। सो अब क्या लगता है आपको, क्या ये जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, रुपया कमजोर हुआ है, उसके बाद भी क्या हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी रहेगी? और किस सेगमेंट में आपको लगता है कि एक अच्छी अर्निंग दिखती है जहाँ हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? ओके, तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अर्निंग में प्रॉब्लम कहाँ हुआ था। इंडिया में अगर आप ब्रॉडली समझिए लेमैन के टर्म्स में कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ईपीएस ड्राइवर क्या है, अर्निंग ड्राइवर, तो वो 3 है। सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम और आप सब लोग करते रहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट का कैपेक्स, कि वो जब बढ़ता घटता है तो उसका एक अच्छा मल्टीप्लायर क्रिएट होता है, उससे बहुत सारी कंपनियों के ईपीएस पे असर पड़ता है। और तीसरा एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मिलके मोटा मोटा ज़्यादातर कंपनियों का अर्निंग डिटरमाइन करती है कि क्या होगी अर्निंग। अब सबसे पहले लेते हैं एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ। तो हमारे यहाँ सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अभी मोटा मोटा जो है ये क्रॉस करने लगा है गुड्स के एक्सपोर्ट को सर्विसेज का एक्सपोर्ट। तो 2022-23 में ये डिस्कशन चालू हुआ कि अमेरिका में रिसेशन हो जाएगा और उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा। तो एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट थी वो कम होने लगी, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन हो रहा है तो आप इन्वेंट्री रन डाउन करते हो, आप थोड़ा खर्चा काटते हो कि भाई कॉस्ट पे कंट्रोल रख लो। ड्यूरिंग द सेम टाइम चाइना बिकेम वेरी एग्रेसिव इन एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि वो कोविड के बाद निकले थे, उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, तो और उन लोगों ने मैसिव कैपेसिटी क्रिएट की, सो दे बिकेम वेरी एग्रेसिव ऑन एक्सपोर्ट्स। तो उसके कारण क्या हुआ, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग पे असर पड़ना चालू हुआ। फिर ट्रंप जी ने आके टैरिफ वाला पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उसका एक असर पड़ने लगा क्योंकि उससे एक्सपोर्ट कम होने लगे। अब ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि एक तो क्या है कि चाइना में भी लॉसेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ भी अब ये बात चलने लगी है कि भाई थोड़ा प्रॉफिटेबल काम करो। हाँ, आपने जो बताया कि चाइना की कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वहाँ टैक्स में ग्रोथ ही नहीं ग्रोथ ही नहीं हो रही इनकम है। टैक्स ग्रोथ अगर आप देखें, वैट में ग्रोथ हो रही है, वहाँ टैक्स में ग्रोथ टैक्स नहीं है। तो चाइना में वैट प्रोडक्शन पे लगता है, कंजम्पशन पे नहीं। ओह अच्छा। करेक्ट। तो वहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कंजम्पशन पे लगता है, हाँ आप बिल्कुल इन्वेंट्री पे एक्चुअली नहीं पे करते हो, वहाँ पे प्रोडक्शन पे लगता है वैट। अच्छा। और तो वहाँ इनकम टैक्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। अगर आप पिछले 5-6 क्वार्टर का डेटा देखिए तो वर्चुअली देयर इज ऑलमोस्ट जीरो इनकम टैक्स ग्रोथ, जो टैक्स कलेक्शन करती है सरकार। तो इसके कारण हमारे एक्सपोर्ट पे हिट हुआ था, बट अभी टैरिफ वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया है। तो
चाइना में क्या है, जो मास वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हैं उनके एक्सपोर्ट में हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। तो इंडियन कंपनियां ज़्यादातर मास वॉल्यूम या बहुत बड़े स्केल के प्रोडक्शन पे जाती ही नहीं है कि एक तो हमारे पास कैपिटल कम है, तो आप उतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी नहीं लगा सकते। बट हम लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट में, नीश प्रोडक्ट में जहाँ लो वॉल्यूम होता है वहाँ बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज वो चाइना वालों का इंटरेस्ट नहीं है करने में, क्योंकि उनके लिए छोटा साइज़ में करना, वो लोग बड़े साइज़ में चीज़ें करना चाहते हैं कि भाई हमको कोई 1000 यूनिट नहीं बनानी, हमको 1 लाख यूनिट बनानी है। अब दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो 1000 यूनिट ही चाहिए, सही बात, 1 लाख यूनिट नहीं चाहिए। तो जैसे हैवी हाई इंजीनियरिंग या नीश इंजीनियरिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं एक्सेट्रा, उसमें इंडिया बहुत अच्छा करता है। और कई ऐसे केमिकल में हैं जो नीश प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअली दुनिया में खपत ही 5-7 हज़ार टन है, उससे ज़्यादा ही नहीं। वो ऐसा नहीं कि आप 20,000 50,000 लाख टन बनाओ, तो उसमें इंडिया बहुत अच्छा करता है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट है, जो इंडिया में वो प्रोडक्ट बनाती है, बट उनके वॉल्यूम छोटे हैं। तो ऐसी चीज़ें अब अच्छी करने लगी क्योंकि टैरिफ का मामला ख़त्म हो गया है। तो एक्सपोर्ट में वी आर सीइंग रिबाउंड, और ये पिछले 3 क्वार्टर से विजिबल है। फिर दूसरा प्रॉब्लम हुआ था 24 में इलेक्शन के कारण, कैपेक्स, गवर्नमेंट का जो कैपेक्स था वो स्लो डाउन हो गया था, और जनरली हमने देखा है ये इलेक्शन ईयर में होता है। उसके बाद फिर थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस में ऊपर नीचे हुआ था, बहुत सारे टेंडर कैंसिल हो गए थे, बहुत सारी कई चीज़ें जैसे स्पेशली पावर टीएनडी से रिलेटेड थोड़ा स्टेट सेंटर के कारण उलझ नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी अब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। तो अगर आप कैपेक्स रिलेटेड कंपनियों के नंबर देखेंगे तो वो पिछले 2 क्वार्टर से इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स में पिकअप हो रहा है। बीच में ये भी हुआ था कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट खराब हो गए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन सीजन एटसेट्रा, वो भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है क्योंकि वो बेस में आ गया है। तो ये कैपेक्स से रिलेटेड हो गया कि रिबाउंड हो रहा है। तीसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो 2024 में अगर आपको याद हो तो इंडिया में लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत टाइट थी जी, आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत टाइट करके बिल्कुल बिल्कुल। एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने भी काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दिए आरबीआई ने, Correct. बैंकों के लिए काफी स्ट्रिक्ट Correct. कर दिया था जी। तो कोशिश ये थी कि आप क्रेडिट ग्रोथ रोको। लोगों को जी। ये लग रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे जी। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एमपी आ सकते हैं, तो सारी चीज़ें टाइट कर दी गई थी, और इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं किए गए थे, जबकि इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ गया था। तो उसके कारण क्या हुआ था, एक थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हो गया था, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाई है। तो उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया और इनकम टैक्स में एक छूट दी, तो और 25 में इंटरेस्ट रेट कट भी हुए, और फिर लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी भी बढ़ी, क्योंकि ये दिखने लगा था कि इन्फ्लेशन नीचे ही है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो उसके कारण वहाँ पे भी रिबाउंड है। तो अगर आप ऑटो कंपनीज के नंबर देखें, बाकी कई चीज़ें, कंज्यूमर इंडिकेटर देखें, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और चल रहा है। तो मोटा मोटा जितने भी कारण थे जिनके कारण अर्निंग स्लो डाउन क्रिएट हुआ था, जैसा आपने बताया कि Q1 FY25 से चालू हुआ था और डाउनग्रेड शुरू हुए थे, पिछले 3 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि वो सारा रिवर्सल हो रहा है। अच्छा, मतलब अर्निंग्स इंप्रूव होना शुरू हो गए। इनफैक्ट Q3 और Q4 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा, Q4 में तो हमने बहुत ज़्यादा अर्निंग सरप्राइजेस देखे हैं, पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज। अच्छा, इनफैक्ट मेरे हिसाब से नेगेटिव सरप्राइज कम थे, पॉजिटिव सरप्राइज ज़्यादा थे। तो Q1 के जरूर नंबर थोड़े खराब आएंगे, बट ये सबको पता है। तो अब मार्केट ने उसको अपने दिमाग में ले लिया है सभी ने कि हाँ ठीक है, 1 क्वार्टर खराब आएगा, इट्स ओके। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये वॉर सॉर्ट आउट होगा, और तो हमारा प्रॉब्लम वॉर भी नहीं, हॉर्मुज़ है, हमको अवेलेबिलिटी चाहिए ऑयल की। हाँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन इतने साल से चल रहा है, तो हम इम्पैक्ट उसका नहीं है शायद। मेरे ख्याल से केवल हॉर्मुज़ खुलता है तो हम काफी कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारा साइक्लिकल स्लो डाउन था वो एक साइक्लिकल अपटर्न में चेंज हो जाएगा। और पिछले 2-3 सालों में कंपनियों ने काफ़ी अच्छा एक बैलेंस शीट क्रिएट कर लिया, क्योंकि लोगों को थोड़ा कैपेक्स वगैरह कम करना था। बट अब हम जितनी भी कंपनियों से बात कर रहे हैं, प्लस टैरिफ खत्म होने के बाद जो यूएस के साथ और यूरोप के साथ जो बातचीत चल रही है, क्योंकि देखिए टैरिफ ना 1 साल तक पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कंपनी को कि हमको करना क्या है, अगर कोई चीज़ बनानी है तो कहाँ बनाना। वो एक अनिश्चितता का दौर था कि हम क्या कॉस्ट पड़ेगी हमारी, या हम भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। करेक्ट, सबकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो वो सारे डिस्कशन वापस आ रहे हैं। आप कंपनियों के अगर कॉन कॉल सुनिए, उसमें वो लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि इंगेजमेंट लेवल हैज़ गॉन अप, ऑर्डरिंग एक्टिविटी हैज़ गॉन अप, राइट। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट आने लगेगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन मैन्युफैक्चरिंग, 2 ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें इंडिया का वर्चुअली बेस कुछ नहीं है ग्लोबल स्केल पे। एक है डिफेंस और एक है एरोस्पेस। इसमें हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था, लेकिन अब हम इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं।
और अगले 8-10 सालों में ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बन के निकलेगा। बहुत सारी कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है, कैपेसिटी बिल्ड करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनियों में 100% ग्रोथ हो रही है अच्छा। उनके एरोस्पेस सेगमेंट में। कभी धीरे धीरे ही चालू हो रहा है, कोई कंपोनेंट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन काफ़ी काम हो रहा है। और डिफेंस में तो हम सबको पता है, तो डिफेंस में भी हम ऐसा होगा अगले 4-5 सालों में। अभी तक हम ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि चूंकि लोकल मार्केट ही नहीं था। सही बात। तो आप ग्लोबल मार्केट के लिए कितना काम कर पाओगे, लेकिन चूंकि अब लोकल मार्केट डेवलप हो रहा है, तो अब धीरे धीरे हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन बढ़ेगा। हाँ, मुझे लगता है आपने जो कॉन्फिडेंस की बात करी थी, सरकार का कॉन्फिडेंस जब अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स में आएगा, जी, मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स में, डिफेंस में आएगा, तो मुझे लगता है कि विदेशी भी फिर शायद एक कॉन्फिडेंस हमें दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं, तो इसलिए ओवरऑल अर्निंग को लेके वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। ग्रेट। सो हम एक अच्छा दौर आता हुआ यहाँ से देख सकते हैं, अगर बिल्कुल। ये मानते चलें, और अगर अर्निंग्स इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट करेगा वो मार्केट के, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो थैंक यू अनुपम जी, थैंक Thank यू you, कपिल। इतने कठिन से सवालों को इतने आसान से जवाबों में हमें समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अनुपम, एक सवाल अब यहाँ निकल के आता है कि लार्ज कैप्स में एक अर्निंग्स का थोड़ा चैलेंज है और रिटर्न्स भी नहीं मिले हैं कुछ साल से। स्मॉल कैप में डर लगता है, मिड कैप में डर लगता है। एक आम निवेशक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कहाँ इस वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है फ्यूचर के हिसाब से? ओके, तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा ऐसा डरना नहीं चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है और आप जो कर रहे हैं वो आप समझते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। इक्विटी मार्केट का इतिहास 100 साल से ज़्यादा है, हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 साल से ज़्यादा पुराना है। तो ये चीज़ सॉलिड चीज़ है, जो अच्छे से आप काम करेंगे तो इसमें अच्छा होता है। हाँ, आप रैंडम काम मत करिए, स्पेकुलेशन मत करिए। अगर आप बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते हैं तो आप शेयर मत खरीदिए, है ना, फिर वो एक तरह का सट्टा है, तो उसमें पैसा नहीं बनेगा। उसके लिए आप बाजार को गाली मत दीजिए। बिल्कुल। तो टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जो पैसा आप 8-10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, उसके लिए आप मिड एंड स्मॉल कैप कंसिडर करिए। और ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होगा, स्पेशली स्मॉल कैप, तो आपको वोलेटिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए कि कभी भी 20-25% एनएवी गिर सकता है। बिल्कुल। अच्छी कंपनियां भी स्मॉल कैप की 20-25% गिर जाती हैं, तो ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो जैसे जैसे आप उसका टाइम होराइजन बढ़ाएंगे, वो वोलेटिलिटी अपने आप कम होती जाएगी। जो पैसा आप मेरे हिसाब से 5 से 7-8 साल के लिए छोड़ना है आपको, उसको मल्टी कैप में करना चाहिए। ओके। 3 to 5 ईयर वाले को फ्लेक्सी कैप में, लेस देन 3 ईयर वाले को हाइब्रिड्स या लार्ज कैप। अब इसको अलग देखने का तरीका ये है कि जिस पैसे में आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए, क्योंकि देखिए अंत में मानसिक खुशी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। चीज़ है। मैं हमेशा अपने निवेशकों को बोलता हूँ कि पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। बिल्कुल। वो स्ट्रेस के बाद तो फिर पैसा बनेगा ही बनेगा ही। तो आप कुछ ना कुछ तो गलती कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि एंग्जाइटी में आप हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। करेक्ट। तो डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको जहाँ वोलेटिलिटी कम चाहिए, कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ कि 40, 45, 50 रुपये में ज़्यादा कोई वोलेटिलिटी नहीं हो, भले ही रिटर्न कम बने और अच्छा रहे, और ऐसा होना चाहिए लोकेशन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कठिन समय में बैलेंस एंड पीस ऑफ माइंड देगा सोचने के लिए। वो आप लार्ज कैप करिए, हाइब्रिड करिए, फ्लेक्सी कैप करिए। कुछ पैसा ऐसा पार्ट है जो आप मान के चलिए डे 1 पे कि इसमें वोलेटिलिटी होगी, वो लोकेशन आप स्मॉल कैप में कर दीजिए। इन बिटवीन का जो है वो मिड कैप में कर दीजिए। ऐसे सोच के आराम से कर देना चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जो सबसे अच्छा CAGR क्रिएट होगा, अगर आप आज से 10 साल प्लस देखें टाइम होराइजन, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में होगा, स्पेशली स्मॉल कैप में। क्योंकि जब भी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, नए नए बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। जब कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ती है, तो छोटी कंपनियां बहुत अच्छा धीरे धीरे करती हैं। स्मॉल कैप के इंडिया में 3 बड़े टेलविंड हैं: एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू कस्टमर। छोटी कंपनियों को टैलेंट नहीं मिलता रहा। जैसे आपने भी एक दिन शुरू किया, सही बात, 12-15 साल पहले, राइट? बिल्कुल। तो जब आपको हायरिंग करनी पड़ती थी उस समय, तो बहुत चैलेंज होता था, क्योंकि आपकी छोटी कंपनी थी, आप नए नए शुरू कर रहे थे। तो आप कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर आप हायर करने की कोशिश करते हैं, तो बोलेगा मैं अच्छे ब्रांड नेम में जाऊंगा, पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, दोनों। आज भी आपसे बहुत बड़ी कंपनियां अवेलेबल है, लेकिन आपको लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। तो हर छोटी कंपनी में टैलेंट अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब यंग जनरेशन छोटी कंपनियों में काम करने में बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। हाँ, ये एक शिफ्ट मैंने देखा है इस जनरेशन में,
कि हमारी जनरेशन में ब्रांड कॉन्शियस थे, हम जो है वो कपड़ा भी ब्रांडेड पहनना Stability पसंद करते चाहते थे थे। और स्टेबलिटी चाहते थे। अब मेरा कंजम्पशन पैटर्न भी नॉन ब्रांडेड हो गया है। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो रैंडम ऑनलाइन किसी भी हाँ। ब्रांड की शॉपिंग कर लेते हैं, Correct. हम नहीं कर पाते। करेक्ट और शायद ज्वाइनिंग किसी कंपनी को ज्वाइन करने में भी ये लोग ब्रांड नहीं देखते, ये हाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो वो कॉन्फिडेंस आया लोगों में बिल्कुल, कि भाई छोटी कंपनियां भी अच्छा वो कर सकती आपका हैं। 3C में से एक ये भी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ है, छोटी कंपनियों ने भी बहुत अपने आप को चेंज किया है कि पहले जो वो लाला जी टाइप की दुकानें होती थी तो हाँ। कल्चर इंप्रूव हुआ है, जो बड़ी कंपनियों के कल्चर हैं वो छोटी कंपनियों में भी दिखते हैं, उसी तरह का इंगेजमेंट, ट्रीटमेंट एटसेट्रा। तो वो इवोल्यूशन हो गया है पिछले 20-25 सालों में। तीसरा ये है कि छोटी कंपनियां अब यंग लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती हैं ग्रोथ की। बड़ी कंपनियों ने 15-20 सालों में एक बहुत अच्छा ट्रेन टैलेंट पूल क्रिएट कर दिया है, तो वो बाहर निकल के कुछ चैलेंजिंग काम करना चाहता है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा छोटी कंपनियों को हुआ है कि उसने 15-20 साल वहाँ रह के कुछ सीखा, एक टेक्नोलॉजी सीखी, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा। अब वो छोटी कंपनियों में जाके उनको सिखा पाता है कि भाई ये काम ऐसे करते हैं। बड़ा काम करने के लिए आपको थोड़ी बड़ी समझ चाहिए। है। तो ये इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है जो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ है। टैलेंट ब्रिंग्स कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ब्रिंग्स ग्रोथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी होती है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते जाते हैं और फिर वो किसी और के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरी चीज़ है एक्सेस टू कैपिटल, कि छोटी छोटी कंपनियों को कैपिटल मिल रहा है। एसएमई एक्सचेंज खुल रहे हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल, कि एसएमई में आईपीओ हो रहे हैं और बहुत लोग अच्छा oversubscribe रिस्पॉन्स कर मिल रहे रहा है हैं। और सबसे प्राइवेट इक्विटी अवेलेबल हो गया है। जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अल्ट्रा चेन्नई के, अगर आप बॉम्बे वगैरह में मिलिए तो वहाँ पे जिन लोगों के पास 200-500 हज़ार करोड़ है, दे आर मोर एक्साइटेड अबाउट अनलिस्टेड मार्केट देन लिस्टेड मार्केट। उनका लोग का ज़्यादा एलोकेशन, ज़्यादा टाइम अनलिस्टेड मार्केट से जा रहा है कि वहाँ पे कंपनियां ढूंढो और उनमें इन्वेस्ट करो। तीसरा एक्सेस टू कस्टमर, कि पहले हम लोगों को शर्ट खरीदने के लिए दुकान जाना मैंडेटरी था। अब आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको 15 ब्रांड मिलेंगे। हमने पिछले 10 सालों में एक इतना अच्छा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा कर दिया है कि वो आपके घर में शर्ट डिलीवर भी कर देगा और लेके भी चला जाएगा वापस, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम के कारण बहुत सारी कंपनियों के लिए एक्सेस टू कस्टमर बहुत आसान हो गया है। तो जब हम लोगों ने करियर शुरू किया था तो हमको बताया जाता था कि भाई एक इंडिया की बड़ी कंज्यूमर कंपनियों का मोट क्या है, कि उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो बोले साहब डिस्ट्रीब्यूशन, कि 4 लाख दुकान में इनका माल रखा हुआ है तो और कोई है नहीं, तो उन्हीं का माल बिक रहा है। अब वो मोट खत्म हो गया है क्योंकि छोटी कंपनी भी डायरेक्ट कस्टमर को एक्सेस कर सकती है। और आप देखिए बहुत सारी D2C ब्रांड निकल आए, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो डिजिटल नेटिव है। आजकल मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन इतने स्पोर्ट ब्रांड है और क्वालिटी भी अच्छी है और आई थिंक प्राइसिंग वाइज भी है। तो मुझे लग रहा है कि एक वो जो आप बोल रहे हैं कि उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि छोटी कंपनियों को जो मुनाफा इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से उनकी सेल बढ़ रही है, एक्सेस टू कस्टमर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर कैटेगरी में हो रहा है। जी जी। और इससे एफिशिएंसी आ रही है, प्राइस डिस्कवरी अच्छी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है क्योंकि नए लोग कुछ नए तरह से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कि पोर्ट नहीं थे, पावर नहीं था, सड़कें नहीं थी अच्छी, रेलवे कैपेसिटी नहीं थी। तो आप भले अच्छा काम कर रहे हो बट आपको बड़े ऑर्डर नहीं आते थे। तो अब वो एक्सेस टू कस्टमर एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ता जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे इंडिया में हम लोग को कंपनियां मिलती हैं जो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एक्सक्लूसिव सप्लायर टू सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वेस्ट की, जो पूरी दुनिया में एक ही है जो वो बना रहा है। साइज छोटा है कि चलो आप 500 करोड़ 300 करोड़ का ही काम कर रहे हो, लेकिन वो केवल अकेले हैं दुनिया में जो कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वेस्टर्न कंपनीज को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये लोग टाइम पे सप्लाई कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें स्मॉल कंपनीज के लिए बहुत अच्छी इंप्रूव हुई हैं, एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू कस्टमर्स। और इसीलिए आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन स्मॉल कैप कंपनीज फ्रॉम नेक्स्ट 8 to 10 ईयर पर्सपेक्टिव। कि इसमें कैविएट है ये शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है। बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज फेल हो जाती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप होने का मतलब नहीं है कि वो लार्ज कैप हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप भी कुछ तो कर रहे हैं, वो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं है, वहां तक पहुंचे हैं तो उनने कुछ अच्छा हासिल किया है। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है एंड इट दिस फील्ड इज वोलेटाइल, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो आप 8-10 साल के व्यू से इन्वेस्ट करिए एंड आई थिंक दिस विल गिव यू द बेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न ओवर नेक्स्ट 10 ईयर प्लस टाइम राइट। थैंक यू अनुपम, थैंक यू। मैं एक सबसे खूबी इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए कि आपने बहुत आसान भाषा में हम लोगों को इतनी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी को बता दिया
तो जनरली क्या होता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें जो है समझना बड़ा मुश्किल होता है निवेशकों को। थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिटिंग सेशंस। थैंक यू। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.